पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या व्यक्त किया है इसको पहले भाग में समझा कि यहाँ पर जो दो बैलों की कहानी है, इस कहानी के माध्यम से कृषक और जो जानवर है उनके बीच में भावात्मक संबंध कैसे होते हैं इस कहानी के आधार पर कवि ने वर्णित किया है। और यहाँ पर जो मध्यम वर्ग है या फिर समाज की जो स्थिति है उसको भी उजागर किया है। यहाँ हमें आज़ादी जो है ऐसे ही सरलता से ही प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, तभी हमें आज़ादी मिलती है। ये इस कहानी के माध्यम से कवि ने वर्णित किया है। और इस कहानी को लेखक ने जो है आज़ादी स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए, स्वतंत्रता आंदोलन, उससे जोड़ दिया गया है। और इसमें दो बैल जो होते हैं ये उनकी कहानी है, हीरा और मोती की, और इनका मालिक होता है झूरी। तो यहाँ पर झूरी जो है वो भारतीय का प्रतीक है और ये दोनों जो है दोनों बैल ये सामान्य प्रजा है। और जो गया है झूरी का साला, जो किस प्रकार से इन बैलों को प्रताड़ित करता है, इन्हें मारता है और दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, डंडे बरसाता है। तो इस कहानी यहाँ पर बैलों ने किस प्रकार से बार बार संघर्ष किया और स्वतंत्रता हासिल की। एक बार इन बैलों को जो है काजी कोस में डाल दिया जाता है, वहाँ से किस प्रकार से इन्होंने प्रयास करके और आज़ादी पाली, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कहानी का भाग 2। यहाँ पर उसी प्रकार से इस कहानी के माध्यम से भी बताया है कि जो भारतीय हैं उन पर दूसरे देश किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ पर अफ्रीका, अमेरिका, इन्होंने भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया, यानी हमारा देश जब परतंत्र था तो कैसे इन्होंने व्यवहार किया। दक्षिण अफ्रीका में कैसे रंगभेद की नीति थी। तो यहाँ पर यह सब हमें इस कहानी के माध्यम से लेखक ने वर्णित किया है। यहाँ जापान की मिसाल हमारे सामने है, जापान का उदाहरण हमारे सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणना योग्य बना दिया है। यहाँ पर यानी जो गधा होता है उसे मूर्ख प्राणी कहा जाता है और उसमें गधे में ऋषि मुनियों के जैसे गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ऋषि मुनि संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, सहनशील होते हैं और सरल सीधे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर गधा भी कभी असंतुष्ट नहीं दिखाई देता और सीधा जानवर है, उसमें भी सहनशीलता का भाव होता है, कभी असंतोष प्रकट नहीं करता, चाहे उसे कैसा भी चारा डाल दिया जाए खाने के लिए। और एक और सहनशीलता के कारण और सरलता के कारण गधे को मूर्ख समझा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो व्यक्ति होते हैं जो सरल स्वभाव के होते हैं, सीधे साधे, कम बोलने वाले, ऐसे तो उन्हें भी मूर्ख ही समझा जाता है, जो विरोध प्रकट नहीं करते ऐसे लोगों को। और लेखक कहता है कि गधे का एक छोटा भाई और भी है। भाई गधा तो है ही मूर्ख प्राणी, लेकिन इसका एक छोटा भाई भी और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। यहाँ पर गधे से कम किसे बताया, इसका गधे का छोटा भाई बैल को, जो गधे से कम मूर्ख है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताव यानी मूर्ख होना। कुछ लोग बैल को शायद लोगों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी
बढ़िया बेल भी देखने में आता है, अड़ करके बैठ जाता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। कई रीतियों यानी ढंग से तरीके से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे। किसका स्थान गधे से नीचे बताया है? बैल का। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी जूरी काछी जो है इन बैलों का मालिक है। दोनों बैलों के नाम है, एक का नाम हीरा है और दूसरे का नाम मोती है। जूरी काछी इनका मालिक है। दोनों बैल जो है पछाई जाति के थे। कौन सी जाति के? पछाई जाति के। यानी ये नस्ल होती है बैलों की, पछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस चौकन्ने रहने वाले, डील में ऊंचे यानी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बैल थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बैलों में प्रेम था। दोनों आमने सामने या पास पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों बैल आपस में बोलते तो क्या, लेकिन मूक भाषा में मौन रहकर भी ऐसा लगता था जैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कर सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। यानी दोनों बैल जो है एक दूसरे की मन की बात को समझते थे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं। यानी दोनों लड़ाई झगड़े या अलग होने के भाव से नहीं, केवल विनोद, प्रेम, हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता हो, दोनों घनिष्ठ मित्र हो, धोल धप्पे होने लगते, एक दूसरे पे धक्का देने लगते। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती, यानी कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे हो गर्दन पर। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट सुनकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में यानी जो होती है चारा डालने की जो बनाई हुई होती है उसे नांद बोलते हैं। खली भूसा डाले जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता है। दोनों बैलों में इतना घनिष्ठ प्रेम था। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। यानी गोई यानी जोड़ी, बैलों की जोड़ी को उसके ससुराल में भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, या अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर जो जूरी का साला था गया, उसको वो घर तक उस बैलों की जोड़ी को ले जाने में उसे दांतों पसीना आ गया, यानी अत्यधिक परेशान हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़कर, पगैया यानी रस्सी, बैलों की जो रस्सी बांधते उसे पगैया बोलते हैं। पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि बैल जो जूरी का साला है गया, उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। उन बैलों को लगा कि हमें जो है हमारे मालिक ने बेच दिया है। मारता तो दोनों सींग नीचे करके फुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते, लेकिन हमें बेच क्यों रहे हो भाई? हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। तुम्हारी नौकरी करते करते, तुम्हारे यहाँ पर कार्य करते करते ही
हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वही सिर झुका करके खा लिया। यानी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं मूक भाषा में बैल जो है। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? यहाँ पर ये जालिम शब्द गया ही लिया है। जालिम यानी जो चालाक है, धूर्त है, दुष्ट है। संध्या समय यानी शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए यानी जहाँ पर चारा डाला जाता है उसे नान बोलते हैं। एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, यानी अपने नहीं लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में, यानी बोलते तो नहीं थे लेकिन मौन भाषा में सलाह की। एक दूसरों को कनखियों से देखा। कनखियों से देखना यानी दृष्टि नजर से देखना और अपने मन की बात मूक भाषा में प्रकट कर देना और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी सब सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे बुला डाले, यानी पैरों में जो रस्सी बंधी हुई थी उसे तोड़ दी और घर की तरफ चल पड़े। पगहे यानी रस्सी बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी और एक झटके में रस्सियां तोड़ दी। झूरी जब प्रातः काल सोकर के उठा, झूरी कौन? जो इन बैलों का मालिक था, और इन बैलों को अब झूरी के ससुराल गया के साथ बेच दिया गया था। गया जो है झूरी का साला था, यानी पत्नी का भाई था। जब दोनों बैलों ने रस्सी तोड़कर वो वहां से वापस झूरी के घर आ गए। झूरी प्रातः काल जब सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरने पर खड़े थे जहां उन्हें चारा डाला जाता था। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव, यानी गले में जो रस्सी बंधी होती है उसे गराव बोलते हैं, तो आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से सने हुए थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विरोध की भावना और प्रेम की भावना प्रकट कर रहे थे दोनों बैल अपने स्वामी के प्रति। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से यानी प्रेम से गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। दौड़कर दोनों बैलों को झूरी ने गले लगा लिया। प्रेम पूर्वक गले मिलकर चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर, मन को हरने वाला था। झूरी ने दोनों बैलों को गले लगाया, उनसे प्रेम किया, उनका चुंबन लिया। यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उन बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। भूतपूर्व तो जो पहले हो चुकी, अभूतपूर्व यानी पहले भी ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, यानी बच्चों ने सभा की, मित्र मंडली ने, और कहा कि भाई इनका स्वागत तो होना चाहिए बैलों का। तो कोई अपने घर से रोटियां लेकर आ रहा है, कोई गुड़ लेकर आ रहा है, कोई चोकर लेकर आ रहा है, कोई भूसी लेकर आ रहा है बैलों को खिलाने के लिए। यानी बच्चे भी उन बैलों से इतना प्रेम कर रहे थे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। यानी मित्र मंडली बैठी, बाल सभा हुई बच्चों की, और उसमें से एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास भी नहीं। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, बैल उस जन्म के आदमी के, ये पहले पिछले जन्म में आदमी होंगे, तभी तो दोनों वहां से पैदल चल करके आ गए हैं।
करने का यानी इसका विरोध करने का किसी को भी साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वो जल उठी, उसे ईर्ष्या हुई, बोली कैसे नमक हराम देगी, यानी अपने भाई के यहाँ पर नहीं रुकने के कारण उन बैलों को भला बुरा करती है, नमक हराम करती है कि एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भागकर खड़े हो गए, आ गए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? यानी जूरी ने अपनी पत्नी की बात का विरोध किया कि भाई नमक हराम तो क्यों है, वहां पर इन्हें जल चारा दाना नहीं मिला होगा इसलिए तो ये भाग करके आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बड़े रोब जमा के, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागी इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते। तो रगड़ कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर, यानी अब जूरी की पत्नी है, उन बैलों को कामचोर, नमक हराम, पता नहीं क्या क्या करती है, लेकिन कहती है। दोनों टहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। यानी दोनों बैलों पर वो अत्यधिक क्रोध करने लगती है। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। यानी जो मजदूर थे, मजूर जो बैलों की देखभाल करते थे, हाली भी बोलते जिन्हें मजदूर भी बोलते हैं, तो उनसे कह दिया गया जूरी की पत्नी के द्वारा कि भाई इन्हें अब सूखा चारा दो, ये खाए चाहे मरे। बैलों ने नाक में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस यानी आनंद। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे, ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, कि भाई तुम तो इन बैलों को चारा, सूखा चारा है, इसमें खली डाल दो। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। यानी नौकर का बेचारा, उसे भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो बैलों को तो सिर्फ सूखा चारा डाला जा रहा है और मालकिन जो है वो मुझे भी मारने लगे। तो यहाँ पर जो मजदूर था नौकर, उसने अपने मालिक से कहा, यानी कि जूरी से कहा कि मालकिन जो है वो मुझे भी मारने लग जाए, क्या भरोसा। चुरा कर डाला। फिर जूरी कहता है कि थोड़ी सी खली जो है चुरा करके डाल दे, चुपके से डाल दे, न दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। फिर नौकर कहता है मजदूर, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, पीछे से तुम भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाओगे। तो यहाँ पर बेचारा जो मजदूर था वो भी डर रहा था कि कहीं मालकिन उसे भी नहीं पीटने लग जाए। तो यहाँ पर किस प्रकार से दोनों बैल जो है भग करके अपने मालिक जूरी के यहाँ पर आ जाते हैं और फिर जो है मालकिन जूरी की यानी कि जूरी की पत्नी किस प्रकार से उन बैलों के प्रति व्यवहार करती है, उन्हें कामचोर, नमक हराम, पता नहीं क्या क्या करती है। और यहाँ पर जूरी को भी वो भला बुरा कहती है कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को वहाँ सहलाते नहीं हैं, उन्हें खिलाते हैं भरपेट और फिर बराबर काम करवाया जाता है उनसे। तो इस प्रकार से फिर बैलों पर बिगड़ जाती है, बैलों को भला बुरा करने लगती है कि ये कामचोर है, नमक हराम है और अब इन्हें खली और चोकर भी नहीं खिलाऊंगी, सिर्फ सूखे भूसे के सिवाय इन्हें कुछ भी खाने को नहीं दूंगी, चाहे बैल जिए चाहे मरे। यानी जब अपने भाई के यहाँ से
बेल भग करके वापस आ जाते हैं, वहाँ पर नहीं ठहरते। तो जो जूही की पत्नी है वो उन्हें खाने के लिए सिर्फ सूखा चारा डलवाती है मजदूर से और कहती है कि ये खाए चाहे मर जाए, उसे कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद जो कहानी का दूसरा अंक है, यानी भाग 2 तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कहानी का जो दूसरा अंक है वो हम कल पढ़ेंगे। पहला अंक समाप्त हुआ कि बेल जो है जूही के यहाँ वापस आ जाते हैं, उनके मालिक के यहाँ हीरा और मोती, और जो जूही की पत्नी होती है वो किस प्रकार से उन बेलों के प्रति व्यवहार करने लगती है। यह पहला अंक समाप्त हुआ। कहानी का दूसरा